बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा चैप्टर नंबर 5 से आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सियासी जमातों का किरदार। इसके अलावा हम 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सियासी जमातों के किरदार के बारे में पढ़ेंगे। सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत का अहम सतून होती हैं। जिस तरह से किसी भी इमारत का बेटा दारोमदार जो है डिपेंड वो सतूनों पर होता है ना, पिलर पर होता है। इसी तरह से किसी भी मुल्क का जो है दारोमदार, किसी भी मुल्क की मैनेजमेंट का, इंतज़ाम का, नज़्म व नस्क का दारोमदार वो सियासी जमातों के किरदार पर होता है। सियासी जमातें जो हैं वो अवाम में सियासी सूझबूझ पैदा करती हैं, समझ पैदा करती हैं, शऊर पैदा करती हैं। और इसके अलावा सियासी जमातें अवाम के मसाइल को अपने मंशूर का हिस्सा बनाती हैं। यानी मंशूर का आपको पता है कि वो किसी भी जमात का कोई सियासी मंशूर होता है कोई भी, कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, फ़लाँ काम करेंगे। तो जितने भी अवाम के मसाइल होते हैं वो सबको अपनी मंशूर का हिस्सा बना लेते हैं और इक़्तिदार में आकर फिर यानी गवर्नमेंट में आकर इन मसाइल को हल करने की कोशिशें करती हैं। सियासी जमातें जो हैं वो किसी भी मुल्क में अहम सतून जो हैं होती हैं और ये अवाम में सियासी समझबूझ पैदा करती हैं, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें करती हैं, अपने मंशूर में शामिल करती हैं अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। तो इसके बाद है 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ क्या क्या थे, इनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान के आइन में 1973 के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को कुछ हकूक़ हासिल है। 1973 के आइन के मुताबिक, यानी आइन मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ असूलों का मजमुआ होता है जिसके मुताबिक तमाम जो है ज़िंदगी के तमाम मसाइल को किसी भी मुल्क के इंतज़ाम चलाने के लिए आइन की ज़रूरत होती है, असूलों की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान के आइन 1973 के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को कुछ ना कुछ हकूक़ हासिल हैं जिनको बुनियादी हकूक़ कहा जाता है, शहरियों के हकूक़ को। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इन हकूक़ से किसी भी शहरी को महरूम नहीं कर सकती, बल्कि इन हकूक़ से मुतसादिम यानी उनके मुतज़ाद अपोजिट कोई कानून साजी भी नहीं की जाती। यानी जो भी आइन अगर बन जाता है, किसी भी मुल्क का कोई आइन बन जाता है, तो इसी तरह से 1973 का जो आइन बन गया है उससे टकराता हुआ कोई भी कानून मुल्क में नाफिज नहीं किया जाता जो उससे मैच ना करता हो। इसके अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से शहरियों के हकूक़ हैं जो 1973 के आइन के मुताबिक बनाए गए। नंबर 1 तो बेटा कि हर शहरी अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है। यानी जिसका जो भी अकीदा है वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है। इस तरह से बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी फ़र्क के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ भी सबको हासिल है। सब लोगों को, पाकिस्तान की सारी अवाम को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ भी बग़ैर किसी फ़र्क के हासिल है। तो हुकूमत के लिए उसकी इज़्ज़त का एहतराम करना आइन में दिया गया है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हर शहरी को तिजारत में, कारोबार में और अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेशा इख्तियार करने का हक़ हासिल है। कोई भी पाकिस्तान का शहरी अपनी मर्ज़ी से तिजारत कर सकता है, कारोबार कर सकता है, या जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, प्राइवेट जॉब कर सकता है, कोई कारोबार, कोई बाज़ार में कारोबार कर सकता है। यानी उसको पूरा इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेशा इख्तियार कर सकता है। तहरीर और तकरीर की आज़ादी भी हर शहरी का बुनियादी हक़ है। तहरीर यानी वो अपनी मर्ज़ी से अगर उसका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी मामले में तो वो राइट कर सकता है। जैसे कि अखबार में कालम होते हैं ना, किसी को जो है अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी मर्ज़ी से उसमें तहरीर कर सकता है। इसी तरह से तकरीर भी जो है वो किसी भी मौजू पर उसकी आज़ादी हासिल है। हर शहरी को बोलने का हक़ हासिल है अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए या अवाम के हकूक़ के लिए। तहरीर और तकरीर की आज़ादी हर शहरी का हक़ है। फिर जायदाद हासिल करने, रखने और बेचने का हक़ भी हर शहरी को हासिल है। यानी कोई भी शहरी पाकिस्तान भर में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी
جائیداد کسی بھی شہر میں جائیداد حاصل کر سکتا ہے، اسے رکھ بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے، یعنی کسی بھی شہر میں وہ اس کو جائیداد کو خرید بھی سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی شہریت کا حامل جو کوئی بھی گروہ ہے جس کی اپنی علیحدہ زبان، رسم الخط اور ثقافت ہو، وہ اس کی حفاظت اور ترقی کا حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم کسی بھی قومی مسئلے کو حل کرنے کے مختلف طریقے اور تجاویز کو ڈسکس کریں گے۔ کوئی بھی قومی مسئلہ ہو بیٹا تو وہ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے نا، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر قومی مسائل کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تعاون کی فضا قائم ہو۔ اس کے علاوہ تمام فیصلے جو ہیں ملک کے مطابق وہ اتفاق کے رائے سے کیے جائیں، یعنی سب کی رائے کا احترام کیا جائے۔ تو کسی بھی قومی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقے یہ ہیں۔ اوکے بیٹا، گریڈ 5 نا اوپن یور بک پیج نمبر 39، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سیاسی جماعتوں کے کردار کے بارے میں پڑھا ہے۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کا اہم ستون ہوتی ہیں، یہ عوام میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل کو اپنے منشور کا حصہ بناتی ہیں اور اقتدار میں آ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے بعد 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق۔ آئین پاکستان 1973 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو کچھ حقوق حاصل ہیں جن کو بنیادی حقوق کا نام دیا گیا۔ یہاں تک، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ ہر شہری اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، یہاں تک صرف اتنا کر لیجئے گا آپ۔ اس کے بعد ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 3، تحریر اور تقریر کی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ نمبر 4، کوئی بھی پاکستانی شہری پاکستان بھر میں جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق رکھتا ہے۔ نمبر 5، شہریت پاکستان کا حامل کوئی بھی گروہ جس کی اپنی علیحدہ زبان، رسم الخط اور ثقافت ہو، وہ اس کی حفاظت اور ترقی کا حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کسی قومی مسئلے کو حل کرنے کے مختلف طریقے، تو کسی بھی مسئلے کا حل باہمی بات چیت کے ذریعے ممکن ہے۔ قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قومی مسائل کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان تعاون کی فضا قائم ہو اور تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جائیں۔ یہاں تک بیٹا ہائی لائٹ کر لیں۔ ہائی لائٹ کرنے کے بعد آپ نے 3 کوسچنز بنانے ہیں اپنی رف نوٹ بک پر۔ آپ نے کوسچن سب سے پہلے بنانا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ پھر اس کے بعد 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے اہم حقوق، بیٹا یہ آپ نے کوئی سے 5 حقوق رائٹ کرنے ہیں، یہ آپ نے اپنی رف نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 آپ نے رائٹ کرنا ہے کسی قومی مسئلے کو حل کرنے کے مختلف طریقے یا تجاویز پر نوٹ لکھیں۔ اوکے بیٹا، یہ 3 کوسچنز بنتے ہیں آپ کے، یہ 3 کوسچنز آپ نے اپنے نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں، رف نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں، اور پھر میں